This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः चैत्रकृष्ण चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी दिनांक 30 अप्रैल 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निवीरं ब्रह्मणो हि समारब्धामान्तरेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः तन्तन्त्रकर्ता प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तो मैं अजीर्ण और मलाष्टम इसके बारे में बात कर रहा था और ये काफी बड़ी समस्या है। मलावरोध पे वैद्य खड़ीवाल ने एक किताब पब्लिश की थी मराठी में और वो काफी बड़ी किताब है और बहुत सारे वैद्यों के इसको छपवाए हैं। उनमें कोलटकर सर का एक लेख है कि एक किसी मरीज को इसी प्रकार की तकलीफ थी, मलावष्टम की तकलीफ थी और उसको पसीना बिल्कुल नहीं आता था तो कोलटकर सर ने उसको त्रिभुवन कीर्ति दे दी दिन में 3 बार एक गोली लेने के लिए और उससे स्वेदक प्रवर्तन भी प्रारंभ हुआ और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी दूर। चरक स्वेदाध्याय पहले सूत्र में ही ये मातृमूत्र रेतांसी न सज्जन्ति कथंचन इस प्रकार का बताया गया है कि अगर स्वेदन अच्छे तरीके से होता है पुरुष मूत्र रेतांसी न सज्जन्ति कथंचन इस प्रकार का वर्णन आया है। तो ये अजीब इस प्रकार की बात है, लेकिन एक सर के जो कुछ अनूठे केस है इसमें से एक केस है कि त्रिभुवन कीर्ति देखकर मलावष्टम बुद्धू हो गया इस प्रकार स्वेदना नहीं होता उसमें चला पुरुषम उत्तर रेतस हे बाहेर पडतात तो ठीक है अब मैं मूत्र प्रवर्तन के तरफ हाँ तो मूत्र प्रवर्तन दिन में कितनी बार होता है, रात में कितनी बार होता है, उसका रंग कैसा रहता है, खर ऐसे जो दिखाई देती है मूत्र शर्करा उस प्रकार के होती है क्या, धातु उसमें से आता है क्या, शुक्र या रक्त इस प्रकार से गर्म होती है क्या और कुछ तकलीफ है क्या,
कृत्य अकृत्य संज्ञता ये काफी कॉमनली देखा जाता है। और वैसे देखा जाए तो मान कितना है दिन में और रात में ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से रहता है। और खास करके पानी ज्यादा पी रहे हैं या फिर प्रमेह जैसी शिकायत है तो इसमें ध्यान देना जरूरी है। और मूत्र पृच्छ अगर है उसमें कष्ट से प्रवर्तन होता है, सदाह इस प्रकार से होता है, तो मूत्र पृच्छ मूत्राघात इस प्रकार के निदान हमारे हो सकते हैं। अब ये स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा ये भी एक बड़ी समस्या पाई जाती है कुछ लोगों में। और फिर आगे उसमें कैथेटराइजेशन करते रहना पड़ता है। तो ये हर रोज हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार इस प्रकार सा दिखता है। तो वहां पे मैंने अवपीड़क स्नेहपान का अच्छा प्रयोग किया है और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है कि कैथेटराइजेशन करना बंद हो जाता है इस प्रकार से। तो ये बात के जो वजह से होता है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो इस प्रकार से मूत्र के संदर्भ में और पानी कितना पी रहे हैं ये भी एक बार देखना है। काम का स्वरूप क्या है ये भी एक बार देखना है। अगर स्वेद प्रवर्तन ज्यादा होता है तो मूत्र प्रवर्तन कम इस प्रकार का भी रहेगा। और उसमें शुक्र निकलना, मूत्र शुक्र इस प्रकार की बात, या रक्त निकलना। तो अगर रक्त निकलता है तो उसमें 2-3 संभावनाएं रहती है। अगर उसके साथ में जलन होती है या शूल होता है तो फिर अश्मरी की आशंका ले सकते हैं, उसमें भी खून आता है। लेकिन अगर पेनलेस हिमैचुरिया इस प्रकार की परिस्थिति है तो ये एक गंभीर लक्षण है कि केवल खून निकलना उसके साथ में स्नेहपूर्वक प्रयुक्ताने स्वेदन आवश्यकते आम्हाला असे आहे म्हणून स्वेदन पूर्वक असे स्वेदन अपेक्षित है, तिथून ती केवळ स्वेदन करें। उसमें संदेह लेने की कोई बात नहीं है। कोलेट्रल सर की केस है, मेरी भी केस नहीं है और रिजल्ट्स मिले हैं। शायद सर ने कुछ और तरीके से सोचा होगा या स्नेहन का दूसरे तरीके से कुछ प्रयोग किया होगा, मालूम नहीं है। लेकिन न सज्जनते कथंचन ये जो बताया गया है उसका फायदा उनको मिला था। आप अवपेड़क में घृत कब देते हैं? रात को खाना खाने से पहले अल्प मात्रा में 20 ml वगैरह इतना, और सुबह खाने का पचन हो जाने के बाद सुबह बड़ी मात्रा में, ऐसा लिखा गया है तो 80 ml तक देते हैं। और फिर जब भूख लगती है तब खाना खाना है इस प्रकार करते हैं। और ये शमन स्नेह काम के लिए हम कर रहे हैं, शोधन के लिए नहीं कर रहे। तो एक 4 दिन देते हैं, 3 दिन रुकते हैं, तो फिर 4 दिन देते हैं, फिर 3 दिन रुकते हैं, ऐसा करते हैं। कभी 5 दिन देते हैं, 2 दिन रुकते हैं। तो और जब जिन दोन दिनों में या 3 दिनों में स्नेहपान नहीं देते हैं, अगर उसमें जरूरत है तो स्नेह वस्तु देते हैं। तो इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वास्तव में ये आया है मूत्र वेगावरोधजन्य वाहकों के लिए या उदावरत के लिए, लेकिन विरुद्ध इसमें स्ट्रिक्चर रचना में बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरे काफी मरीजों का अनुभव इस प्रकार। तो रक्त अगर आ रहा है और पेनलेस हिमैचुरिया है तो ये गंभीर लक्षण है और ज्यादातर आरसीसी होने का खतरा होता है, रिनल सेल कार्सिनोमा। और नहीं तो ब्लैडर कैंसर भी होने का खतरा इस प्रकार का रहता है। लेकिन ब्लैडर कैंसर होता है तो मूत्र पृच्छ की शिकायत भी उसके साथ में रहती है। अगर रिनल सेल कार्सिनोमा है तो मूत्र पृच्छ की शिकायत नहीं देखी जाती। तो इसमें कम से कम सोनोग्राफी करवाना जरूरी है। आइदर किडनी में हो या फिर ब्लैडर में हो, सोनोग्राफी से पता चल जाता है। फिर अगर संदेह है तो यूरिन साइटोलॉजी अभी भारत में होती है, पहले भारत में होती नहीं थी। मैं वियना गया था और वहाँ एक
तो एलोपैथी के डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से पाला पड़ा। तो वो बता रहे थे कि वो यूरिन साइटोलॉजी के आधार पर ही ज्यादातर निदान करते हैं, अभी ये सीटी स्कैन वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा उसका कहना। तो मुझे आश्चर्य लगा। लेकिन पुणे में अभी गोविलकर लैब में एक करते हैं यूरिन साइटोलॉजी। तो मैं बहुत लोगों को सुझाव देता हूँ, अगर किडनी का कैंसर है या ब्लैडर का कैंसर है इस प्रकार से, तो ये एक बात हो सकती है। और फिर किडनी के संबंध में कोई और विकार हो, जैसे कि ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, ये एक अजीब है, और उसमें लक्षण जो पाया जाता है वो हाइपरटेंशन पाया जाता है। और हाइपरटेंशन का कारण ढूंढने के लिए अगर सोनोग्राफी की तो पता चलता है कि बहुत सारी किडनी व्याप्त हो गई है, किडनी सिस्ट से इस प्रकार से। या बड़े बड़े किडनी स्टोन्स होते हैं, साइलेंट होते हैं, और वो व्याप्त कर देते हैं किडनी को, और फिर हाइपरटेंशन होता है। तो इन सभी के बारे में सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और कितने बीपी वाले मरीज में हम सोनोग्राफी करवाते हैं इस हिसाब से, ये अजीब थोड़ा सा रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसका हम डायग्नोसिस क्या करेंगे? पेशेंट को लक्षण कुछ भी नहीं होते किडनी के संबंध में, माँ की मूत्र की मात्रा कम होती है, आगे आगे चलकर ये होगा, लेकिन शुरू में तो कुछ नहीं होता है इस प्रकार से। और जैसे लिवर की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, इस प्रकार से किडनी में नहीं रही। जितना किडनी का पोर्शन चला जाता है, व्याप्त हो जाता है, वो बेकार हो जाता है इस प्रकार से। उत्तर उत्तर बस्ती का प्लान कैसे करें? तुम एक बार सोहन पाठक से बात करो औरंगाबाद में, उसने उत्तर बस्ती काफी दिए हैं, तो खास करके स्ट्रक्चर यूरिया में मैंने सबूत नहीं दिए हैं। मैंने यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर में दिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यूरिया में नहीं दिए हैं। तो सोहन पाठक से बात करो, वो बता सकेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये सिस्ट फॉर्मेशन क्या है, और ये इस प्रकार से स्टोन फॉर्मेशन क्या है, साइलेंट स्टोन जो किडनी में होते हैं। तो सिस्ट का एक मतलब ऐसा है कि जो कुछ अनावश्यक भाग जो शरीर के लिए पीड़ादायक है, उसको अगर शरीर बाहर नहीं निकाल सकता है, तो उससे तकलीफ न हो इसके लिए उसको सिस्ट बना के कहीं पे रख देते हैं। तो ये सिस्ट कहीं भी बनते हैं, इस प्रकार से किडनी में बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं, जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इसमें का लिवर में बनते हैं इस प्रकार से, और कभी कभी पैंक्रियाज में भी बनते हैं। तो ये कहाँ बनेंगे और साइलेंट रहेंगे, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो धातुओं में परिवर्तित हो रहे हैं, रस धातु से लेकर पूरे सभी धातुओं का जो निर्माण हो रहा है, उसमें ऐसे कुछ अंश निर्माण हो रहे हैं जिसको शरीर बाहर नहीं फेंक सकता, और वो वैसे ही रहने से पीड़ादायक होंगे, तो उसका ऊपर एक आवरण बना के उसको रख देना। फिर भी इसकी भी ग्रोथ हो सकती है, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की। तो इसके लिए चाहिए कि नैसर्गिक गन्ना का ही प्रयोग करें, और इस प्रकार की वेस्ट मटेरियल न बने जिसका पचन शरीर में नहीं हो सके, तो उसको टालना जरूरी है। फिर भी जो हुआ है उसको क्या करेंगे, ये एक अजीब इस प्रकार का माहौल है। और पार्शियल नेक्रोटेम्परेक्टमी की जाती है, अगर बहुत ही वो खराब हो गया है वो भाग, तो उतना भाग निकाल देते हैं नेक्रोटेक्टमी करके। लेकिन ये भी मूल इलाज नहीं है उसका। सिस्ट बनने की प्रोसेस बंद हो जाए, यही मूल इलाज है। और वो धातुक्रम सुधरने से होगा, और धातुक्रम तब सुधरेगा जब नैसर्गीकरण लगे। तो ये काफी लंबी प्रोसेस इसको करनी हो जाती है। और केवल हाइपरटेंशन के लिए मरीज आया है और हमारा निदान
पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज इस प्रकार का है, ये भी मुश्किल होता है समझना। तो ज्यादातर एलोपैथी में निदान हो जाता है, कोई डॉक्टर सुझाव देता है इसके लिए करने के लिए सोनोग्राफी करने के लिए, और फिर ये बात पता चलती है। और किडनी का हमारे हिसाब में जो मेदोह स्रोतस का मूल स्थान है, उसके बारे में हम कैसे सोचे, और प्रमेय वगैरह की संप्राप्ति में इसके बारे में कैसे सोचे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये केसेस रेयर है, ज्यादा नहीं दिखते, फिर भी होते हैं इस प्रकार से। और फिर इसके बारे में सोचना है। ज्यादातर आगे जब किडनी फेलियर हो जाता है तब लोग आ जाते हैं। पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज होने के बाद बहुत वर्षों के बाद किडनी फेलियर इस प्रकार का हो जाता है, तो किडनी फेलियर के लिए आते हैं। और ये इसको रिवर्ट करना काफी मुश्किल है। डायबिटीज के जरिए किडनी फेलियर है या नेफ्रोपैथी है, तो वो रिवर्स करना थोड़ा आसान है। हाइपरटेंशन से जो है वो रिवर्स करना थोड़ा कठिन है, और इस प्रकार की पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज है और फिर उसको रिवर्ट करना ये और मुश्किल इस प्रकार की बात होती है। तो ये करते रहने से थोड़ा उपयोग इस प्रकार का रहेगा। काही लोक असे असतात की ज्यांना हृदयामध्ये युटी आहे किंवा तत्सम लक्षणं, तरी कारण काय असतं? कशाचं लक्षण असतं? जनरल इन्फेक्शन जसं होतं तसं नाही होत ऍक्च्युअली, पण उन्हाळे लागलं या स्वरूपाचं लक्षण खूप लोकांसाठी सापडतं. इसमें ऐसा है, बार बार यूटीआई होने वाले पेशेंट्स दिखते हैं। हाँ, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और एलोपैथी में बार बार एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं, जो तात्कालिक उपाय होता है, लेकिन पूरी तरीके से मिट नहीं रहता। तो इसमें जो सोचना है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, यही बात सोचनी है। चंदन प्रभा, वंग मिश्रण, उशीर, हरित इत्यादि ये सब काम करते हैं हमारे हिसाब, और यूरिनरी इन्फेक्शन कवर होता जाता है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी मूल रूप से इसका इलाज होने के लिए रसायन चिकित्सा कुछ देते रहनी चाहिए। और शायद इसमें प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाए, इसके बारे में जिक्र होना बहुत जरूरी है, दीर्घकाल करना पड़ता है। फिर ये समस्या मिटती है, ऐसा है कि चलती ही रहती है, ऐसा नहीं। अगर आयुर्वेद की दवा चलती रहती है, लेकिन कुछ बरस भी लगते हैं उसमें कि पूरे तरीके से ठीक हो जाए, इसके लिए कुछ बरस भी लगते हैं। तो इसके बारे में जरूर सोचना है कि इस प्रकार के इन्फेक्शंस अगर होते हैं, और कभी कभी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी होता है किडनी का। अब एक लंग के टीबी को छोड़कर बाकी सब टीबी में एलोपैथी का इलाज उतना अच्छा असरदार नहीं है। लंग टीबी में उनका है, लेकिन बाकी में है नहीं। और फिर इसके लिए हम कैसे सोचेंगे, राजयक्ष्मा की चिकित्सा करेंगे या और कुछ करेंगे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाता है। और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम शाह आयुर्वेदिक नुसार विचार कसा करावा, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का ही है। और खास करके बच्चों में पाया जाता है। 4, 5, 6 वर्ष से लड़कों से या लड़कियों से लेकर 16, 17 बरस तक ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखाई देता है। कभी कभी बड़े उम्र में भी दिखाई देता है। और इसमें एक अहम मुद्दा है कि प्रेडनिसोलोन 60 mg से अगर स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोगों में असर हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे रिलीफ होता है, वो तात्कालिक होता है, सूजन आना शुरू हो जाता है चेहरे पर वगैरह। और फिर ये बार बार दोहराता रहता है। ये टेपर ऑफ करते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर अगर एल्ब्यूमिन बढ़ गया फिर से शुरू करते हैं स्टेरॉइड्स, और ये चक्कर चलता ही रहता है।
तो ऐसे काफी मरीज आते रहते हैं कि जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट इस प्रकार के हो गए हो, कुछ दिन के लिए होता है और फिर for avopidus ने साम निराम अवस्था थिंक टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये तो होता ही है वो सभी के लिए। सबसे अहम मुद्दा जब भी कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा करना चाहे तो सामावस्था निरामावस्था सभी मरीजों में देखनी ही है। ऐसा मत सोचना कि मैंने अवपीड़क स्नेह दिया तो सभी अवपीड़क स्नेह करते ही रहे। इस प्रकार से अवस्था देखकर करो, ये सबसे अहम है। एका स्ट्रेक्चर युरेथ्रा मध्ये युरेथ्रोप्लास्टी केली होती। 1 वर्षाने पुन्हा मूत्रपृष्ठ उत्पन्न झाले। 6 महिने युरोलॉजिस्टने ट्रीट केले, उपशय मिळत नाही म्हणून पुन्हा प्लास्टी करण्याचा सल्ला दिला होता। या रुग्णात अमृतादी तेलाने शिस्न पूरण 4-6 थेंब सुरू केल्यावर मूत्रातून पांढरा साका बाहेर जाऊ लागला 2-3 दिवसातून एकदा। तसेच तसतसे मूत्र धार मोकळी होत गेली। 2 महिन्यांनी हा साका जाणे पण बंद झाले व धार ही सुष्ट होती। चिकित्सा बंद करून 3 महीने झाले, पूर्ण उपशय है। अच्छी केस है। ये अमृतादि तेल के बारे में कैसे सोचा? तो इसमें स्नेहन की जरूरत है और यूरेथ्रोप्लास्टी ये प्लास्टिक सर्जरी है और ये जो नया इस प्रकार से बनाते हैं, शरीर के ही हिस्सा लेकर बनाते हैं, फिर भी उसको शिक्षित होने में समय लग सकता है। और तब तक ये हरितक्यादि रेफरेंस हरितकी मूत्रपुरुषाधिकार में आया है। हरितक्यादि शारंगर में आए हैं। हरितकी गोक्षुर आरग्वद पाषाण भेद और धमासा ऐसा योग है वो पात्र ग्रंथ का। और मामा जोशी बहुत प्रयोग करते थे ससुन अस्पताल में मूत्राशमरी के लिए। मूत्राशमरी के लिए भी मैं प्रयोग करता हूँ। अवपीडक स्नेहाचा शेड्यूल एकदा सांगाल का पुन्हा? रात को खाना खाने से पहले 20 ml मैं बस्त्यामयंत के दूध का ज्यादा प्रयोग करता हूँ उसमें लेने के लिए। और ज्यादातर हो तो केवल दूध और चावल ऐसा ही खाने के लिए सुझाव देता हूँ उन दिनों में। और दूसरे दिन में सुबह है 80 ml इतना घी लेना है पहला पचन होने के बाद। और फिर जब भूख लगे तब खाना खाना है। ऐसे 4 दिन करना है, फिर 3 दिन गैप देनी है, फिर 4 दिन करना है, या 5 दिन करना है, 2 दिन गैप देनी है, फिर 5 दिन करना है। ऐसा करके फिर बाद में जैसे ये तकलीफ कम होती जाएगी तो 5 दिन से 4 दिन, 4 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 2 दिन ऐसे घटाते जाना और फिर नॉर्मल डाइट पे लाना। तो ये मैं इसकी बात कर रहा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। और बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड देने से शुरू में फायदा होता है और कई लोग उससे भी सुधर जाते हैं। जैसे अभी हार्मोनल इंसफिशियंसी के बारे में परीक्षण करते हैं B3 और B4, वैसे सीरम कॉर्टिजोल के बारे में परीक्षण करवाना। इसमें अगर हमारे पास मरीज पहले आता है, ज्यादातर मरीज आते हैं वो स्टेरॉइड्स लेके ही आते हैं, शुरू में ही अगर हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मरीज आया तो इसमें स्टेरॉइड्स की कमी है क्या, ये एक बार परीक्षण कराएंगे सीरम कॉर्टिजोल पे। और फिर कमी है तो शायद ये इस पे रिस्पॉन्ड करेगा, प्रेडिनिसोलोन पर रिस्पॉन्ड करेगा। और लेकिन वो हमें तो नहीं देना है, वो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। तो हमारे हिसाब से पानी कम करना, दूध बढ़ाना, ये
हम करते ही आहे. भ्रूण चिकित्सेचा विचार केला. तिक्त व शीतवीर्याची द्रव्ये आहेत अमृतादिते. शिस्न मृदू स्थानी वापरण्यास जात्यादीपेक्षा अमृतादी योग्य वाटले. ओके. इसमें ये भी बात हो सकती है कि कभी कभी मैं मंजिष्ठा का विकसा नाम से प्रयोग करता हूँ. स्रोतो विस्तार इस प्रकार से करना है. इसमें एक तिक्त रस का एक अहम रोल है. कटुरस का कुछ हद तक रोल हो सकता है, लेकिन वो उससे दाह भी होगा, गलन भी होगी, ये भी सोचना है इस प्रकार से. और स्नेह आवश्यक है. सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप तेल का प्रयोग करो या घृत का प्रयोग करो, लेकिन स्नेह आवश्यक है. और ऊपर से डालने के लिए तेल ही अच्छा है. भीतर देना है तो घृत अच्छा इस प्रकार का है. और ये कफज ऐसी चीज संचित हो रही थी, वो इस तेल के जरिए बाहर निकल आई, और फिर ये स्ट्रक्चर कम हो गया. ये अगर रिट्रोस्पेक्टिवली हम देखेंगे तो इस तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं. तो अभी जिन जिन मरीजों में स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो भी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या फिर वात की शिकायत हो, सोरियासिस हो वगैरह वगैरह, तो हमारे पास पहले मरीज आते ही नहीं है. ये सभी के जगह हाल है. फिर भी अगर संयोग से हमारे पास पहले मरीज आता है कि जिनमें स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है, उनमें हम सीरम कॉर्टिजोल करके देखे कि उसकी कमी है क्या इस प्रकार से शरीर में. और फिर एक इंटीग्रेटेड विचार में जिसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स है, अश्वगंधा और यष्टि मधु में नेचुरल स्टेरॉइड्स है, अभी ये बात केमिस्ट्री से पता चलती है, तो उनके बारे में कोई सोच सकेगा और उनका प्रयोग कर सकेगा. लेकिन ऐसा है इसमें कि हम हमारी दृष्टि से उसका निदान करें, उसकी चिकित्सा करें. सोरियासिस अलग चीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग चीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस अलग चीज है, या बाकी जो भी इस प्रकार के एसिडी वगैरह है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ये अलग अलग ही माहौल इस प्रकार के हैं. और एसएलई खास करके बहुत ही डिफिकल्ट है. तो इसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में दोष चले जाते हैं. कभी तंबाकू श्वास की शिकायत होती है, कभी संधियों के स्वाद की शिकायत होती है, कहीं ब्लीडिंग होने लगता है. तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का. तो जिन्होंने एसएलई की ट्रीटमेंट की हो, उनको उसके बारे में पता चलेगा कि ये कितना डिफिकल्ट इस प्रकार का. तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जैसे अभी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है, D3 की डिफिशियंसी है, ऐसा समझकर वो देना चाहते हैं ऊपर से, उसमें भी मूल कारणों में जाने का कोई प्रयास नहीं करता है. इस एचए दे दो विटामिन D3 का या B12 का कुछ इंजेक्शन या गोलियां दे दो, इस प्रकार से करते हैं. हमारे हिसाब में ये सब देसी गाय का दूध कम होने से या जर्सी गाय का प्रचलन में आने से हुआ है. तो उसके बारे में सोचना है. लेकिन डिफिशियंसी के बारे में अगर निदान होगा तो एक तसल्ली हो सकती है कि डायरेक्ट मेडिसिन देने के बजाय उसके बारे में अलग इस तरीके से सोच सकते हैं. उसका जिनमें ये द्रव्य है उनको देने के बारे में सोच सकते हैं. जैसे कि देसी गाय का दूध वगैरह इस प्रकार, तो हमारे हिसाब में रसायन लग रही है. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम काफी मुश्किल इस प्रकार का रहता है. और मेरे पास भी मरीज है, वो इस प्रकार से हम चिकित्सा देते रहते हैं. और खास करके दूषी विषारी या बिलवादी गुटिका वगैरह, क्योंकि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं. पहले सूजन आती है खून पे, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से. इसका हमारा निदान आजीर्ण भी हो सकता है, या मृदभक्षण गिरने पांडु, ये भी निदान हो सकता है इस प्रकार से. और बाद में स्टेरॉइड देने के बाद में फिर से सूजन आने लगती है, वो स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट इस प्रकार का, का साइड. और फिर उसकी मात्रा को घटाते जाते हैं, लेकिन जैसे ही पूरा बंद कर दिया तो फिर से आना शुरू हो जाता. तो इसका मतलब ये है कि मूल रूप से उसे सुधार होना जरूरी है.
और एलोपैथी की दृष्टि से तो ये नहीं होगा। वो कुछ लोगों में केवल प्रेडनिसोलोन देने से फायदा मिलता है और मरीज सुधर जाते हैं, उनसे वो संतुष्ट है। जिनमें नहीं होता है उनको उनमें क्या करें ये सोचते भी नहीं है, देते रहते इस प्रकार। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक अजीब इस प्रकार का है, और उसमें कैसे उसके बारे में सोचेंगे ये एक थोड़ा अहम मुद्दा रहेगा। लेकिन हमारे हिसाब में अग्नि का मुद्दा महत्वपूर्ण है। और जो गुणार्द्र का योग बताया गया है शोथ चिकित्सा में, वो एक अच्छा इसमें काम कर सकता है। अगर अग्नि मांग्य है तो शोध के लिए आया है। और मैंने ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन वैद्य नानल सर ने, बापू नानल सर ने 200 ग्राम का डोज दिया है। 20 तोला ये जो डॉक्टर ने बताया है। तो 1 तोला से शुरुआत करके 20 तोले तक बढ़ाना इस प्रकार का, उसके साथ में उतना ही गुड़ देना। मेरा इतना साहस नहीं हुआ देने का। मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहता हूँ 1-1 ग्राम का हैसियत से, लेकिन उससे भी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये गुणार्द्र का योग इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे साप्यादि लोह, कौटिल्य शिलाजितु और नवायस लोह, ये काफी पांडु और शोध दोनों के हिसाब से अच्छे इस प्रकार के योग है, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मूत्र के बारे में ये सभी चीजें हैं। लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि डायबिटीज के मरीज हमारे जो है वो हमारे हिसाब में प्रमेह के रुग्ण है या नहीं है, ये मूत्र परीक्षण करके निश्चित करना आवश्यक है। और ज्यादातर ये सब उदकमेह इसमें शामिल होंगे, या फिर सांद्र प्रभावमेह, सांद्रमेह इस प्रकार में दिखेंगे, ऐसी थोड़ी स्थिति है। स्वेद प्रवृत्ति 12 महीने उन्हाळ्यात शारीरिक काम केले, तो जिनको 12 ही महीने स्वेद इस प्रकार का होता रहता है, उनमें या तो पित्त की वृद्धि होती रहती है, पित्तंत स्वेद रक्तयोः इस प्रकार से, या द्रव अंश ज्यादा होता है और उसके साथ में उष्णता होती है, तो ये स्वेद प्रवर्तन भी ज्यादा होता रहता है। और खास करके हस्तपाद तल, यहाँ पे स्वेद प्रवर्तन होना काफी लोगों में दिखता है। तो इसके पीछे ये पित्त वृद्धि, ये पानी ज्यादा पीना, द्रव वृद्धि, और तीसरा जो है वो मानसिक भाव जो कि उत्कंठा से लेकर भय वगैरह बहुत सारे मानसिक भाव हैं जिसके जरिए ये स्वेद प्रवर्तन होता है। और वैसे वो व्यान गायु से जुड़ा है इन रुग्णों में, तो थोड़ा उसके बारे में सोचना, गंभीरता से सोचना जरूरी इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा जिक्र होना चाहिए कि इस प्रकार का जो स्वेद प्रवर्तन होता रहता है, एक मरीज आते रहते हैं इस प्रकार के स्वेद प्रवर्तन बहुत होने वाले। और गिरीश जैसी दवा अच्छी काम करती है, स्तंभन स्वेदन के विपरीत स्तंभन है, तो दातार गुरु जी के हिसाब से केवल गिरीश 10 और 2 इस काल में देते हैं तो भी काफी फायदा होता है। मूत्र को बाहर निकाला जाए इस प्रकार से कोई चिकित्सा देते हैं, अगर द्रव प्रधान इस प्रकार का है तो चंद्रप्रभा अश्वदंशादि बिल्कुल ये भी यूज कर सकते हैं। और मानस अगर है तो फिर वसंत कुसुमाकर वगैरह इस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, कि जो मानस भाव पर अच्छी तरीके से काम करेंगे। और दुर्गंध अगर उसमें ज्यादा आती है तो एक सोचने की बात इस प्रकार की है। तो दुर्गंध का मतलब है शरीर में कुछ प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं चल रही, पित्त का संबंध ज्यादा इस प्रकार का है। तो सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना, दुर्गंध के लिए सुगंधि का प्रयोग करना यह आवश्यक है। चाहे वो चंदन का प्रयोग हो, उशीर ये एक अच्छा है, इसमें उसका प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है। या दूसरे किसी प्रकार से गुलाब वगैरह इस प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य है उनका प्रयोग उसमें कर सकते हैं।
अभी कपड़े पे उसके दाग होते हैं या नहीं होते हैं, ये ग्रंथों में तो साक्षात निर्देश नहीं है, लेकिन एक ओरटकर सर से प्रचलन में आ रहा। तो शायद अगर पित्त का संबंध ज्यादा हो इसमें, तो उसके दाग रह धब्बे रह जाते हैं। तो पित्त शामक चिकित्सा करनी जरूरी है, और विसर्गंध से पित्त बढ़ा है ये देखकर सुगंधी शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है जो पित्त को कम करेंगे, तो ये इसमें फायदा इस प्रकार का हो। और अभी एसी का एक मुद्दा इसमें अहम है कि अगर एसी में काम करते हैं तो पसीना आता ही नहीं है, पसीना आने की स्थिति होने के बावजूद, तो उसके बारे में पूछना है कम से कम। और मैंने नानल सर की केस बताई थी कि एयर कंडीशन रूम में घर में रहता था, एयर कंडीशन ऑफिस का, कार भी एयर कंडीशन, तो सिर्फ एक एयर कंडीशन से दूसरे एयर कंडीशन में जाता था, और उसको शिकायत थी आमवाद की। तो नानल ने ये सब बंद करवाया और स्वेदन दिया, तो फिर उसमें काफी रिलीफ इस प्रकार का आ गया। तो अभी इसके बारे में सोचना है। जिम्स एयर कंडीशन होते हैं वो गलत है, ऐसा WHO का अभी कहना है। तो जिम्स एयर कंडीशन नहीं होने चाहिए, उसमें हम पसीना बहाने की कोशिश करते हैं और ये रोक देता है पसीना को, तो ये विरुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। तो पसीना अगर शरीर से निकल जाता है तो दो तरीके के फायदे होते हैं। एक, मल शुद्धि हो जाती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और शरीर का तापमान कम होता है, ये दूसरा मुद्दा है। जैसे पानी मटके से बाहर आता है तो मटके वाला मटका ठंडा हो जाता है, मटके वाला पानी ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से पसीना अगर निकल जाता है तो शरीर ठंड बनता है जाता है। तो अगर उष्णता ज्यादा है तो इस प्रकार के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वैसे व्यायाम उष्ण है, ये समझ लेना चाहिए। स्वेद प्रवृत्ती होत नसेल तर कोणत्या औषधी द्रव्यांचा विचार करावा। एक्चुअली स्वेदन के लिए काफी दवाइयाँ बताई गई। स्वेदोपग वर्ग है अलगता से इस प्रकार से। उष्णवीर्य द्रव्य जो है वो सभी स्वेद प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त इस प्रकार की है। स्वेद दुर्गंधीमध्ये गुलकंदाचा उपयोग होईल का? हो सकेगा। तो इसमें पित्त के बारे में सोचना है और दुर्गंधी पित्त के बारे में सोचना है, तो गुलकंद का प्रयोग हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। रोज वाटर का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये अभी आता है वो सिंथेटिक है। हमें अच्छा रोज वाटर बनाना है देसी गुलाब लेके, तो वो बेहतर काम इस प्रकार का करेगा। वैसे अभी इसमें रोज शरबत भी मिलता है खास करके गर्मी के मौसम में, तो वो भी देखना चाहिए वो नेचुरल है या सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक है तो कोई मतलब नहीं है, नेचुरल होगा तो वो जरूर फायदा करेगा इस प्रकार से। तो स्वेद प्रवृत्ति के बारे में इस प्रकार से सोचना चाहिए। और द्रव का जो नियंत्रण है, उदकः स्रोतस, स्वेदः स्रोतस, मूत्रः स्रोतस, अन्नः स्रोतस, ये सभी एक दूसरे से जुड़े इस प्रकार के हैं। केवल हस्तपाद तल स्वेद मध्ये कोणता विचार करा, मैंने बता दिया था ना कि पित्त के बारे में सोचो, द्रव ज्यादा जा रहा है क्या इसके बारे में सोचो, और मानस भावों के बारे में सोचो। तो ये तीनों का प्रयोग करोगे तो हस्तपाद तल स्वेद के बारे में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी का एक दूसरे से संबंध इस प्रकार का है। एक गानू सर एक श्लोक बता करते थे हठयोपदी कि व्यायाम जो स्वेद, इसका अगर अभ्यंग करते हैं तो गात्रों को बल प्राप्त होता है और दृढ़ता प्राप्त होती है। गुलकंद पेक्षा फक्त गुलाब योग्य ठरेल का? गुलकंद मध्ये साखर जास्त आहे, लेकिन पित्त के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली अवेलेबल है। इसलिए मैंने विदेशों में
रक्त प्रदर के लिए गुलाब के फूलों का हिमो बताया है और उससे काफी फायदा हुआ है। अब वहां परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास कोई भी मेडिसिन नहीं है और वहां जो उपलब्ध होगा उसके आधार पर चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्या दे सकते हैं। तो देसी गुलाब तो विदेशों में नहीं है, लेकिन जो गुलाब मिलता है वो पानी में उसके पेटल्स डाल के रात भर रखो और सुबह वो छान कर पानी ले लो, ऐसे मैंने सुझाव दिए थे रक्तवर्धक के लिए, और उससे भी काफी राहत इस प्रकार से मिली। तो इस सभी के बारे में थोड़ा सोचना है. कपड्यांवर डाग पडतो किंवा दुर्गंधी असेल तर सामपित्त असे निदान होऊ शकेल, त्यांचा पित्तपाचन जास्त होते. जैसे मैं बता रहा हूँ कि सामावस्था है निरामावस्था हर मरीज में देखते, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है. इसमें दूसरा एक विचार हो सकता है गंध गुण पृथ्वी महाभूत का, और इस प्रकार से गंध गुण से उद्रिक्त पित्त इस प्रकार का है, तो शायद ये पित्त के बारे में भी सोच सकेंगे और फिर तिक्त पाचन ज्यादा उपयोगी होगा. लेकिन पृथ्वी महाभूत के खिलाफ आकाश या वायु महाभूत इस प्रकार का है, लेकिन फिर भी उसमें गंध नहीं है. तो हमें गंध वाले इस प्रकार के द्रव्य चाहिए कि जो पृथ्वी महाभूत से जुड़े हैं लेकिन तिक्त रसात्मक है, शीतवीर्य है इस प्रकार से. ते उशीर या चंदन या गुलाब ये सब उस कैटेगरी में होते हैं, तो उसके बारे में सोच सकेंगे. अड़ुलसा भी वैसे यूज में इस्तेमाल में ला सकते हैं, पित्त रसात्मक है, पित्त रक्त शामक इस प्रकार का है. वासा कंद भी बनता है, मैंने नहीं बनाया था, लेकिन वासा के जो पुष्प आते हैं वो काफी मात्रा में आते हैं. तो मेरा मित्र अशोक परांजपे उसने ये वासा कंद बनाया था और वो लोगों को देता. तो ये भी बात हो सकता है. हमारे पुराने घर में एक वासा का बहुत बड़ा पेड़ था, अभी नहीं है, अभी इस घर में है लेकिन वो बहुत ही छोटा है. तो जब फूल आते हैं तो काफी मात्रा में फूल आते हैं, उसका कंद इस प्रकार का जैसा गुलकंद है वैसे वासा कंद बन सकता है. फक्त थंडीत हस्तपाद स्वेद होतो असे का पेशंट बद्दल आढळले, काय विचार. थोड़ा सा मुश्किल है कि केवल शीत ऋतु में इस प्रकार का होता है. शीत ऋतु से शीत से तो स्तंभन होना चाहिए. हाँ, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद कुछ पता चले. अभी तो आपाततः ऐसा नहीं होना है, इस प्रकार से है. अगर मानसिक भाव है, लेकिन वो मानसिक भाव सिर्फ शीत ऋतु में कैसे रहेंगे, ये भी एक अजीब चीज है. मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक अजीब अनुभव महाराष्ट्रियन से सुना था कि बहुत ही ठंडी का मौसम इस प्रकार का था और कुछ मैच वगैरह थी सुबह सुबह उसके लिए चले थे और कुछ गड़बड़ हुई और पुलिस ने गाड़ी रोकी. इस प्रकार से ये बहुत घबरा गया और फिर केवल हमारी गाड़ी रोकी गई है, बाहर भी ठंड थी, बहुत कम टेम्परेचर था, तो उसको पसीना पसीना हो गया पूरा. फिर हुआ कुछ नहीं, मालूम नहीं, कुछ उसने सुझाव पुलिस ने सुझाव दिया और जाने दिया. लेकिन इस प्रकार से अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो कभी कभी वो बोल रहा था कि मैंने एसी चलाया इस अवस्था में, बाहर इतनी ठंड थी तो भी मैंने एसी चलाया, नहीं तो गर्म करते हैं वास्तव में. तो ये थोड़ा देखना चाहिए. और खाने पीने में उसके कुछ हेतु है क्या, फिर भी ठंडी के मौसम में क्यों, ये सवाल रहता ही है. तो एक पूरी हिस्ट्री लेके थोड़ा सा उसके बारे में सोचो. तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि एसी के बारे में इसमें सोचना है और द्रव पदार्थ उदकव स्रोत के बारे में भी पूछताछ करनी है, पानी कितना पीते हैं वगैरह ये सब देखना चाहिए, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा कैसे करेंगे ये थोड़ा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा.
रज प्रवृत्ति कोरफडगर यूजफुल हस्तपाद तिसरे हस्तपाद हो सकता है क्योंकि कोरफड शीतवीर्य है और जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कुमारी रजनी वटी बनाए हैं, रजनी को कुमारी सरस की भावना देखकर उसकी वटी बनाई है। तो रज प्रवर्तन कम होता है तो उसमें देते हैं इस प्रकार से। रेनॉल्ड्स फिनोमिनन मध्ये कसा विचार करावा, मालूम नहीं मुझे रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या है, मैंने मरीज नहीं देखा है या फिर आया नहीं है मेरे पास। तो उसके बारे में बता सकेंगे तो बता सकेंगे। अभी जो है वो रज प्रवृत्ति की शुरुआत कब हुई है, तो 12वें बरस से एक्चुअली शुरू होना आवश्यक है, लेकिन अभी ये कम उम्र कम होती जा रही है। 11, 10, 9, 8 इतने जल्दी ये मेनार्क शुरू हो जाता है, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और इतने जल्दी अगर शुरू होता है तो मेनोपॉज भी जल्दी हो जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। और अगर 30-35 में ही मेनोपॉज हो गया तो भी काफी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात है, तो पूरा आयुष की मात्रा भी कम हो जाएगी। और अभी इसी के बारे में हार्मोन्स देना यही समझते हैं, उपाय समझते हैं, वो भी सब उपाय नहीं है वास्तव। तो इसके बारे में गहराई में जाकर सोचना है। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की संख्या बहुत कम इस प्रकार की होती है। कैलकेरिया कार्प फॉर एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन स्काल्प, सिलिशिया फॉर एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन फीट, हैंड्स एंड आर्मपिट्स दोघांचे अस्थिशी संबंध थोड़ा अजीब है। पार्थिव तत्व का मैंने बताया था कि गंध है तो पार्थिव तत्व के साथ जोड़ा इस प्रकार का रहेगा। और शायद इसके जरिए ये कर सकते हैं, थोड़ा सा गंध तेल का प्रयोग करके देखेंगे, ये भी मुझे मालूम नहीं है। हाँ, एक डेंटिस्ट को मैंने देखा था जिसको दंत परीक्षण कर रहा था, उम्र करीबन 35 की थी, और फिर उसने सुझाव दिया तुम बोन डेंसिटी करवा लो क्योंकि ये दांत तुम्हारे जो है ज्यादा सुषित इस प्रकार के हो रहे हैं। बोन डेंसिटी करवाई तो पता चला कि काफी डेंसिटी कम हो गई है, बोन डेंसिटी कम हो गई। अब 35 में उम्र में इस प्रकार की बोन डेंसिटी कम होना ये अच्छा साइन बिल्कुल नहीं है। तो गंध तेल नाम से ही गंध तेल है, सुगंधित द्रव्यों का काफी इस्तेमाल इसमें है। और पद्मकादिगण है, और पद्मकादिगण की खासियत है कि स्तन्यकराग्नं तीरेण पित्तं प्रीणन जीवन ब्रूहण वृष्या, तो वायु और पित्त इनको बढ़ावा देने वाले स्तन्यकर है, और प्रीणन जीवन ब्रूहण वृष्य इस प्रकार से है। Fingers become cyanosed or bluish in winter season due to low blood supply through capillary circulation in the Reynolds phenomenon. Okay. तो हमारे हिसाब में सोतक संकोच इस प्रकार का है, और सर्कुलेशन सुधारना जरूर इसमें रहेगा। तो हस्तपादतल हे रक्तसार अवयव आहे, त्यामुळे रक्तकोशी संबंधी हस्तपाद तलस वेदलक्षण मानावे असे वाटते। ठीक है, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो रक्त के बारे में इसमें सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और प्राण के बारे में सोचना जरूरी रहेगा। इस प्रकार के जो साइनोज होने वाला है उसका एक रुद्रोग से भी संबंध हो सकता है, ऐसा है। और फिर उसके जरिए प्राणायाम बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो कपालभाति भस्त्रिका ये वास्तव में प्राणायाम नहीं है, लेकिन इसका फायदा इसमें होता है। Nisha Haridra is used as breakfast stomach, then how it can act on Raja Pravartan? ये सिर्फ उसका निशा हरिद्रा का नहीं करना है विचार इस प्रकार से।
पांडुत्वं तेषु चाधिकं यतोपत् पांडुरित्युक्तः। ये जो पांडवों की संप्राप्ति है, निशाख्या वरवर्णिनी, ये अच्छा वर्ण निर्माण करने वाली और पांडु के हिसाब से अच्छी दवा है। वैसे देखा जाए मंजिष्ठा रजनी द्राक्षा बलानुदान नयोरजा दोदम चैतेशी गौरस्या दरिष्ठ पांडुरंग, हमें गौड़ारिष्ट आया है। मेरी एक छात्र बना के देखी है तो मैं काफी प्रयोग करता रहता हूँ उसका। तो उसमें मैंने जो सोचा था वो हरिद्रा और कुमारी, ये कॉम्बिनेशन कुर्मी के हिसाब से भी अच्छा है। शीत इस प्रकार का है और पांडु अगर है और उसके जरिए जगत प्रवर्तन कम है तो उसमें भी काम करता है। वैसे शीत है, रसायन है, विषनाशक है। तो कुमारी का इस प्रकार से कन्याओं को हाथों में देसी मेहंदी लगाने से अर्थ देर से आता है, ऐसा दादाजी बताते हैं। तो ये भी एक बात इस प्रकार की रहेगी। अभी एक एलआरसिन कंपनी के दो प्रोडक्ट है, लिप्टेडिन और दूसरा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा अभी। और एक में कुमारी है। मैंने एक अजीब कॉम्बिनेशन कुमारी आसव और कुटिला रिश्ते, ये कॉम्बिनेशन गृहिणी में ताइरा वड़े देते थे। और उसमें अगर दस्त हो रहे हैं तो कुटिला रिश्ते का डोज बढ़ाना है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कुमारी आसव का डोज बढ़ाना है। और ये डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, नहीं तो 3-4 दिन ये ज्यादा देना वो कम देना, ऐसा कर सकते। लेकिन ये मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रव, ये जो आपत्ति गृहिणी में है उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन, जैसे कुटिलारिष्ट लोग देते हैं वो अतिसार युक्त गृहिणी में ज्यादा इस प्रकार का आता है। तो कुमारी इस प्रकार से भी इस्तेमाल में आ सकती है। हाँ। तो दादा हर्डीकर का जो ऑब्जर्वेशन है उसको अलग तरीके से सोचेंगे। ट्यूबल ब्लॉक मध्ये कसा विचार करावा, ये अलग ही क्वेश्चन है। रज प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो सोचेंगे। गौड़ारिष्टचा रेफरन्स चरक पांडु चिकित्सा एलोस कंपाउंड। हाँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। एलोस कंपाउंड और लेक्टेनिन इस प्रकार का उनका कॉम्बिनेशन में चलता है। जैसे एलोपैथी में हार्मोन्स देते हैं उसी प्रकार से उनका कहना था। तो वहां प्रवर्तन के लिए एलोस कंपाउंड है एक्चुअली, और संचय कराने के लिए लेप्टेनिन इस प्रकार का। तो कुछ इंटीग्रेटेड आला। मैंने एक अजीब बात सुनी थी, अलार्फिन से जो फॉर्मुलेशंस बने हैं वो वैद्य नहीं है वो कैसे ही आम आदमी है बुजुर्ग है काफी, लेकिन वो अपने दिमाग से सोचता है, कॉम्बिनेशन बना देता है और प्रैक्टिस में डाल देता है। और बहुत सारे एलोपैथी के लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं और फायदा भी होता है। वो आयुर्वेद के पास आते ही नहीं है, एलआरसिन के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आयुर्वेद वैद्यों के पास आते ही नहीं। इनका सभी प्रचलन जो है वो एलोपैथी के डॉक्टर्स में ही है और नाम अजीब अजीब इस प्रकार के है, तो कुछ पता नहीं चलता ये आयुर्वेद की दवा है इस प्रकार से। लेकिन हुआ था ऐसे कि प्रमोद जोग का एक दिन मुझे फोन आया, जो पेडिट्रिशियन है, कि मुझे एक सेमिनार में व्याख्यान देना है, तुम भी आओगे क्या? मैंने कहा कि कैसा सेमिनार है? तो मैंने कहा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और आयुर्वेद कंपनी चला रही है, अलारसन कंपनी चला रही है, और उसने प्रमोद जोग को आमंत्रित किया था कि तुम आयुर्वेद के दवाइयों के बारे में उनको जानकारी दे। तो बोला मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, तो एलोपैथी का पेडिट्रिशियन है तो बेहतर ऑप्शन होगा कि तुम आ जाओ। तो मैं गया वहां पे।
और फिर ये बड़ा अजीब माहौल था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टूरिज्म का जॉब उनका रहता है। हर डॉक्टर के पास जाना, उसको वो बताना ये इस प्रकार के प्रोडक्ट्स है, उसको कुछ भेज दे देना वगैरह ऐसा काम। और उनका बैकग्राउंड साइंस का भी नहीं रहता, वो बीकॉम बीए कुछ भी होते हैं। ना कि आयुर्वेद से कुछ लेना देना है, ना कि एलोपैथी से कुछ लेना देना है। और सिर्फ पोपट पंची करनी है कि ये जो सिखाया गया है उनको। तो मैंने और उसने, प्रमोद जोग ने जिक्र किया कि तुम्हें एनाटॉमी के बारे में कुछ मालूम है क्या, रोगों के बारे में कुछ मालूम है क्या, द्रव्यगुण के बारे में कुछ मालूम है क्या, इसकी एक्शन क्या है ये कुछ मालूम है क्या। कुछ भी मालूम नहीं, ये सिर्फ केवल मार्केटिंग फंडा है और इसके जरिए कारोबार चल रहा है इन सभी कंपनियों में। तो फिर मुझे पता चला कि एलार्सिन कंपनी के कौन बनाते हैं, तो पता चला कि वो वैद्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके कॉम्बिनेशंस काफी प्रचलन में है और अच्छे बिकते रहते हैं। हम इस्तेमाल नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं इस प्रकार से। तो ये एक अजीब माहौल इस प्रकार का रहेगा। Yesterday, one 19-year male patient came to clinic, obstructive renal calculi in the right area of 7 but he's suffering high-grade fever since last 7 days. I told him to repeat USG and blood urine investigation. I see the urine totally pus formation. Radiologically, right kidney totally pus formation. ये होता है। तो यूटीआई की ट्रीटमेंट करना जरूरी रहेगा। और मालूम नहीं उस कैलकुलस का रोल कितना है। 6-7 mm तक कैलकुलस यूरेटर से बाहर निकल आता। मैंने एक व्हाट्सएप पे अजीब मैसेज देखा था, 21 मिलीमीटर का कैलकुलस जो यूरेटर में था वो आसानी से बाहर आया, ऐसा उसने लिखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन व्हाट्सएप ने एक मैसेज भेजा था इस प्रकार। तो इसमें दोनों का विचार करना चाहिए, इंफेक्शन का भी विचार करना चाहिए और कैलकुलस का भी विचार करना चाहिए। चंद्रप्रभा दोनों के लिए अच्छी है लेकिन कितना डोज क्या ये सब देखना पड़ेगा। और वंग मिश्रण इसमें एक अहम मुद्दा है। इस कंजनाइटल, अगर कंजनाइटल है तो फिर ये जो मैंने तीसरे महीने का 7वें महीने का मासानुमासिक कषाय और उसके साथ में गर्भपात रस फलवर्ती वगैरह ये करो, फलवृत ये करो, लेकिन पहले अभी इससे निपटा लो। अतिरजस्रावामध्येही पांडूचा विचार होऊ शकतो का, अतिरजस प्रवृत्तीमुळे कुमाररजसचा विचार होऊ शकतो का, हो सकता है। मैंने 1-2 उदाहरण ऐसे देखे हैं कि पांडुत्व बहुत हो गया और प्रवर्तन रुक नहीं रहा था। ब्लड देने के बाद दोनों चीजें भी, पांडुत्व भी सुधर गया और रजोपरिवर्तन भी बंद हो गया। वायर धातु क्षयात कोपो, धातु क्षय से वाता का प्रकोप और वो बात बाहर फेंक रहा है आत्मा को, ये बात हो सकती है। तो उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का है। ठीक है, कल मुझे एक बार वैसे गर्भाशय के बारे में बात करनी ही है, तो ये जो ट्यूबल ब्लॉक वगैरह का है उसके बारे में भी बहस करेंगे। लेकिन कल एक बार मुझे याद रखना, कंजेनाइटल पीयू जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन में भी देयर। हाँ ठीक है, लेकिन ये बीच बीच में इसके इंस्पेक्शन होता रहेगा। गर्भपाल रस और उस महीने का कषाय देखकर ये दूर हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। बहुत सारे कंजेनाइटल केसेस में मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो इसके बारे में जरूर सोचो। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम ओम शांति शांति शांति। कैल्शियम की कमी होने से भी अत्यंत होता है, ध्यान में रखेंगे। अगर इस प्रकार के मरीज मिलते हैं तो थोड़ा सोचेंगे इस प्रकार से।